हेलो स्टूडेंट, ये हिंदी का 2024 का इसी साल का प्रश्न पत्र है। इसमें आपकी व्याख्या किस तरीके से गद्यांश की और पद्यांश की पूछी जाती है और किस तरीके से गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या में प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न कितने नंबर के होते हैं और इस साल प्रश्न पत्र में कौन सी व्याख्या आई थी और उनके आंसर राइटिंग किस तरीके से हमें करनी थी, आज मैं उस पर चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ। ये 2024 का प्रश्न पत्र है। इसमें जो आपका चौथा प्रश्न आया था, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर में आपकी व्याख्या आती है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। अब पद्यांश में किस तरीके से कौन सा पद्यांश आया था, मेरे प्यारे नव जलस से कन से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ग्रह से बाबली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब ये दिए गए आपका पद्यांश को पहचानना था कि किस पद्यांश, ये पद्यांश किस पार्ट से लिया गया है, इसका संदर्भ क्या है, राइटर कौन कौन से हैं इसके, ये सब आपको लिखना होता है। अब प्रश्न देखिए किस तरीके से क्या पूछा गया। ऊपर लिखा दिए गए पद्यांश पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो पद्यांश लिखा हुआ है इसका हमें पद्यांश को पहचान के संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं और राइटर का नाम लिखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। अगला, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसके स्थायी भाव लिखिए। तो ये 5 प्रश्न आए थे। 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इस तरीके से 10 नंबर की व्याख्या आपकी हुई। अब जो पहला प्रश्न है इसको हमने पहचाना, तो पवन दूत का से हमें समझ में आ गया कि ये जो पद्यांश लिया गया है वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जो राइटर हैं इसके पवन दूत का से ये पद्यांश लिया गया है। तो हमें मालूम चल गया ये जो पद्यांश है किस पार्ट से लिया गया है। तो फिर पद्यांश संदर्भ लिखना है, तो हम आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी इसमें किस तरीके से प्रश्न आते हैं वो मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर राइटिंग किस तरीके से हमें कॉपी में लिखना है और किस तरीके से अंडरलाइन कहाँ देनी है और आंसर राइटिंग में कितने शब्द में लिखने हैं उस पर मैं चर्चा करूंगी। अब पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैं इसकी आंसर राइटिंग आपको करके बताऊंगी। अब पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ये मैंने व्याख्या आपको पेपर में इस तरीके से नहीं लिखना है, ये मैंने व्याख्या किस तरीके से लिखाई जाती है या बताई जाती है उसको मैं शुरुआत से प्रयास करूँ, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में कैसे लिखना है वो नीचे आप लोग देखेंगे। अब पेपर में किस तरीके से आया, मेरे प्यारे नवजलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए मधुबन से योना भेजा संदेशा। अब मैंने प्रश्न उतारे हुए हैं, यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके पेपर से ही मैंने लिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेश भेजा, वही प्रश्न मैंने फिर से रिपीट कर दिए हैं आपके। अब 5 प्रश्न मैंने आपके जो पेपर में आए थे वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए। अब पहला उत्तर हम किस तरीके से, उत्तर का, जैसे कि आपका ये प्रश्न पत्र में का इसका आंसर हमें देना है तो मैंने क्या लिखा है, उत्तर का। देखिए संदर्भ, प्रश्न पत्र में आपसे क्या पूछ रहा है, पद्यांश का संदर्भ पूछ रहा है तो हम हेडिंग डाल देंगे संदर्भ। फिर हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक कविता से लिया गया है या उद्गृहित है। इसमें आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे जिस तरीके से आपका ये पूछा जा रहा है। आंसर राइटिंग में आपको बस इतना लिखना है। अब अगला प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेश भेजा, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब संदर्भ के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या की जाए तो इसी का उत्तर गा का हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। अब उत्तर गा मैंने आंसर डाला हुआ है, उपप्रश्न संदर्भ उपप्रश्न। जब भी हम व्याख्या लिखते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी 2 लाने संदर्भ भी दे देते हैं। संदर्भ का मतलब है किस टॉपिक पर बात की गई है। अब संदर्भ में देखिए, संदर्भ हो गया। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूतिका मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली सुषमा का वर्णन कर, सुषमा मतलब सुंदरता, वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं। अब व्याख्या देखिए जो पेपर में आपका पूछा गया है। व्याख्या में पवन से हमारी द्रव्यता बताती हुई राधा कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण वृक्ष के इस वन मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए और ना तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा है। उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना। ये राधिका किससे कह रही हैं, श्री कृष्ण को संदेश भेजने के लिए पवन या हवा से वो बातें कर रही हैं। अब ये तो मैंने आंसर राइटिंग आपको ऐसे करना है तो आप इसको लिखकर तैयार कर सकते हैं। अब पेपर में सिंपल भाषा में अर्थ बताने का प्रयास कर रही हूँ जिससे आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, राधा जी संबोधित करते हुए श्री कृष्ण के लिए कह रही है, मेरे प्यारे नव, नव माने नया, जलद माने बादल से, कंज से, कंज कहते हैं कमल को, कमल से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से योना भेजा संदेशा, कि मधुबन में जो श्री कृष्ण भगवान गए हैं वहां से कोई संदेशा अभी तक नहीं आया है। मैं रो रो के प्रिय वैभव से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो कर अपने प्रिय के लिए पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। वो पवन उनको दूध बनाकर अपना संदेश भिजवाना चाहती हैं और कहती हैं कि जाके मेरे सब दुखों को तू श्याम को सुना देना और कोई भी सुंदरता तुम्हें वातावरण में दिखाई दे तो उसकी तरफ तुम मोहित मत होना। बस मैंने जो संदेशा तुम्हें बताया हुआ है उसको श्री कृष्ण तक पहुंचा देना और भ्रमित नहीं होना। तो राधा जी
पवन दूत का, पवन को, हवा को अपना शुभचिंतक मान के वो श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाने का कार्य कर रही है। इतना सा आपको अर्थ लिखना है जो मैंने अपनी सिंपल भाषा में बताया हुआ है। आप कॉपी में नोट डाउन करके किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर से दोबारा देखा देखिए। प्रीतम कृष्ण ब्रज के इस मधुवन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए हैं और ना तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा। ये राधा जी कह रही हैं, उनसे बिछुड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है, मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ, अतः तुम जाकर मेरे दुखों को उनसे अवगत कराना या उनसे कहना। अब जो आपका खा प्रश्न है, देखिए इसमें प्रश्न पत्र में खा प्रश्न आपका है, पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो जब मैंने अर्थ आपको बताया तो पवन दूत का से कौन संदेश भेज रहा है, पवन दूत का से राधा श्री कृष्ण को संदेश भेज रही है। इसका आंसर हो गया, तो इजीली आप इसमें लिख सकते हैं। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूत का मानकर श्री कृष्ण को संदेशा भेजा है। ये आंसर राइटिंग होगी, इसमें आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, ये मैंने करवाई दिया आपको, पद्यांश संदर्भ करवाई दिया, ये वाला करवाई दिया। अब प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। इसका आंसर राइटिंग देखिए, उत्तर घा। तो देखिए मैंने डाला हुआ है, आपको भी इस तरीके से डालना है। उत्तर घा में प्रस्तुत पद्यांश में राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, नवीन बादल से शोभायमान, जैसे नया बादल हो उस तरह से ये शोभायमान हो रहे हैं, एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रीतम कृष्ण का सौंदर्य शोभायमान है। तो राधा जी श्री कृष्ण की सुंदरता में उनकी तुलना किससे करें, नए बादल से जो शोभायमान हो रहे हैं, तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का सौंदर्य बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, इंगा प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव लिखिए। तो निश्चित बात है, जब राधा जी विरह व्यथा में हैं और किसी को याद कर रही हैं, जब नायक और नायिका बिछुड़ने की स्थिति में होते हैं, तो उस अवस्था में कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस का जो प्रकार है दूसरा, वियोग श्रृंगार। तो प्रयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस कौन सा हो गया आपका, श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है आपको पता होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब इसको आंसर में कैसे नोट डाउन करना है, इंगा आंसर देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि दोनों लोग बिछड़े हुए हैं और राधा जी उनको याद करके अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रही है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। तथा स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो मैंने आंसर राइटिंग आपको करके बताई किस तरीके से आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब ये पेपर में आपका इस साल पूछा गया था और कैसे आंसर राइटिंग करनी होती है। 5 प्रश्न दिए रहते हैं और 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है और आपको आंसर राइटिंग 2-2 नंबर के हिसाब से करनी होती है। अब मैं प्रत्येक लेसन की व्याख्या आपको जो इंपॉर्टेंट है अभी तक समझ आई हुई है क्रम से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। अब इसके बाद जो दूसरी व्याख्या में लगाऊंगी उसमें आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, भाव सौंदर्य क्या है इसका, और आपका पद्यांश में जो संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या वो सारा पढ़ूंगी। बट क्वेश्चन आंसर मैं आपको पूरा थ्योरी समझा दूंगी। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं, जब आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी व्याख्या की, तो आप अपने आप उसकी आंसर राइटिंग करने में सक्षम हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th हिंदी। आज मैं आप लोगों को पहला लेसन हिंदी में पवन दूत का, इसके राइटर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, उसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या हमें देखनी है। और इससे पहले मैं पेपर में 2024 का जो पेपर हिंदी का था उसमें जिस तरीके की व्याख्या आई थी उसका मैंने एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को बताया था। आज मैं इसी लेसन का आपको जो सेकंड व्याख्या है उसकी चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की इस सेकंड व्याख्या है। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस पे बेगेह में थी अकेली, आगे आंसू दृग्युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली शुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली शादुक उससे श्रीमती रात का यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलसित हुई काल की क्रूरता से। इंपॉर्टेंट है ये, और ये 16, 14, 8, 6 और 5 में ये व्याख्या आप लोगों की पूछी जा चुकी है। आप पेपर में जो प्रश्न आता है तो मैं इसके फर्स्ट वीडियो में किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मैं आप लोगों को वीडियो डाल चुकी हूँ। आप इसमें मैं प्रश्न लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन पूरा अगर आप इसका अर्थ समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इससे अगर बनता है तो आप इजीली एक बार पढ़ने के बाद उसका आंसर राइटिंग आसानी से कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको व्याख्या लिख के बताई है इसकी मैं आपको मीनिंग भी बताती जाऊँगी और किस तरीके से लिखना होता है। तो प्रथम जो प्रश्न आपका आता है उसमें संदर्भ पूछा जाता है कि ये जो व्याख्या दी गई है वो किस पाठ से ली गई है और इस व्याख्या में क्या किस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है। तो संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, संदर्भ में मैं आप लोगों को बताई थी इसी लेसन का जो ये पद्यांश आपका है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी गद्यांश जो गद्य में पढ़ा जाता है और पद्यांश जो हम पद में पढ़ते हैं या कविताओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में 2 आपके खंड लगे हुए रहते हैं, गद्यांश और पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित पवन दूत का कविता से उद्गृत है, या इसी का हिंदी में आप जो सिंपल भाषा होती है उद्गृत का मतलब होता है लिया गया है। अगर उद्गृत शब्द आपको नहीं याद रहता है तो लिया गया है इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसको देखने के बाद हम समझते हैं कि किस लेसन से ली गई व्याख्या है और इसके राइटर कौन है। जब आप संदर्भ में वो 2 लाइनें लिखते हैं तो इसमें आपको 2 नंबर पूरे मिलते हैं।
तो ये जो व्याख्या है वो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय जो इसके राइटर हैं उससे पवनदूत का नमक कविता से इसको लिया गया है। और ये व्याख्या आप लोगों की 10 नंबर में करने के लिए आती है। 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। इस तरीके से 10 नंबर की प्रश्नों की ये व्याख्या होती है। ऐसे ही गद्यांश में पूछा जाता है और ऐसे ही पद्यांश में पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को पद्यांश पढ़ाना प्रारंभ किया है, तो इस लेसन के मैं सारे पद्यांश डालूंगी और इसके बाद फिर मैं गद्यांश, इस एक लेसन गद्यांश का पढ़ाऊंगी जो आपके गद्यखंड में व्याख्याएं लगी हुई हैं। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। 1 नंबर में हमने पहचान के संदर्भ लिखना आप लोगों को बताया किस तरीके से हमें लिखना है। लेसन का नाम और राइटर का नाम हमको संदर्भ में लिखना होता है पहचान के। बैठी खिन्ना यक दिवस पे गेह में थी अकेली। तो जो राधा जी हैं, कवियाँ कहने का प्रयास करते हैं कि राधा जी जब श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, तो वो उनके वियोग में जिस तरीके से व्याकुल हैं, तो उनकी व्याकुल दशा का वर्णन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी करके राधा की विरह व्यथा जो है उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो बैठी खन्ना यक दिवस पे गेह में अकेली, कवि कहता है एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृगुगल में थे, धरा को भिगो थे। दृग का मतलब है, दृग कहते हैं आंख को, ठीक है, आंख का पर्यायवाची। युगल का मतलब है दोनों। धरा आप जानते हो पृथ्वी को, आंसू आपको पता है। तो आगे कहते हैं और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन को या धरा को भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को लेके। आगे कवि कहते हैं तभी प्रातःकालीन जो सुगंध थी वो घर में, सदन का मतलब क्या है घर, घर में पुष्प की सुगंध प्रवेश करती है। कहाँ पे? धीरे से पुष्प की सुगंध घर में प्रवेश करती है। प्रातःकालीन, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से, जो प्रातःकालीन, सुपवन का मतलब है अच्छी वायु, इसी काल इसी समय, वातायन कहते हैं खिड़की को, किसको कहते हैं? खिड़की को, विंडो। तो कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि धीरे से घर में पुष्प के सुगंध वाली जो प्रातःकालीन अच्छी खुशबू होती है वो खिड़की के माध्यम से प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हूँ। संताप कहते हैं दुख को। मीनिंग्स जो मैं आपको बताती जा रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इससे आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आप इसको समझ के आप हमेशा के लिए तैयार कर सकते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हूँ। संताप मतलब दुख, विपुल कहते हैं अधिक को। तो जो राधा जी हैं वो पवन की जो सुगंध है उसको सूंघते टाइम जो उनको दुख की अनुभूति होती है तो वो अपने दुख को देखकर धीरे से बोली शादुक उससे श्रीमती रात कहूँ। धीरे से राधा जी पवन से या पवन को फटकार लगाते हुए कहती हैं, हे प्रातःकालीन पवन तू मुझे क्यों सता रही है? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है? धीरे से राधिका जी उस पवन को फटकार लगाते हुए उनसे कहती हैं कि हे प्यारी पवन, प्रातःकालीन पवन तू मुझे क्यों सता रही है? आगे, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी, कलुषित का मतलब है ये दूषित जो वायु होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो कलुषित की आप जो मीनिंग्स है वो आप लोग लिख सकते हो। कलुषित मतलब दूषित वायु, दूषित। क्या तू भी दूषित हुई काल की, काल कहते हैं समय को, क्या तू भी समय की क्रूरता की तरह दूषित हो गई है? कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का जो झोंका है वो और भी दुखी कर रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं और पवन से पूछ रही हैं आखिर तू इतनी क्रूर क्यों हो गई है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इस पद्यांश की चर्चा करते हुए यहाँ पे जिन चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं उनसे प्रतीत होता है कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पे है। और जो आपका गुण है वो यहाँ पे प्रसाद गुण है, क्योंकि प्रसाद गुण में सारे जो आपके जो श्रृंगार रस होते हैं, वियोग रस होते हैं, सब इसमें समाहित हो जाते हैं। आप प्रसंग देखेंगे, प्रसंग का मतलब है कि जो पद्यांश हमने पढ़ा उसमें किस चीज़ के ऊपर चर्चा की गई। संदर्भ में हमें राइटर का नाम और लेसन का नाम लिखना होता है और प्रसंग में हमें किस बारे में वार्तालाप हो रही है उसके बारे में लिखना है। तो प्रस्तुत पद में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है, तो प्रसंग में ही लिख देंगे। आप व्याख्या मैंने आपको समझाते हुए वहाँ बता दी है, लेकिन आप अगर भूल जाते हैं तो मैंने इसको लिखने का भी प्रयास किया है। आप इसको नोट डाउन अगर कर लेंगे तो अगर कोई मीनिंग्स आप भूल जाते हैं तो इससे इजीली आप बोर्ड के टाइम पे तैयार कर सकते हैं। आइए मैं पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ। व्याख्या में कवि कहता है एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदान, रोशनदान कहते हैं खिड़की को, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, खिड़की वातायन को कहते हैं, वहाँ वातायन शब्द यूज हुआ था, से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकालीन पवन तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? कहने का तात्पर्य है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका
और भी दुखी कर रहा है। इस समय पवन की क्रूरता मान रही है और पवन से पूछ रही है कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। अब काव्य सौंदर्य में आप लोगों को भाव पक्ष में ये किस चीज का वर्णन किया गया है, तो राधा की मनोदशा जो है उसका भावपूर्ण चित्रण किया गया है। राधा के मन में जो विरह विधा के कारण जो मन में विचार उठ रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे भावपूर्ण चित्रण हुआ है। रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में वो अपनी विरह विधा से दुखी है। कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली है और अयोध्या सिंह उपाध्याय की भाषा खड़ी बोली है। छंद मद्रकांता है। अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण, क्योंकि पवन को मानव का जो उपमा है वो दी गई है और मानवीकरण करके, ठीक है, और भाषा में 4 चांद लगाए गए हैं। गुण प्रसाद है यहाँ पर और शब्द शक्ति अविदा है। गुण 3 प्रकार के आपके होते हैं। शैली आपकी प्रबंध है। तो ये सब आपको एक बार देखना है। अब प्रश्न आपसे इन्हीं जो आपने व्याख्या देखी हुई इन्हीं से आपके 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे और अगर व्याख्या में आपको अर्थ समझ में आ गया तो आप इजीली उन 5 क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हैं। एक प्रश्न पहला तो वही रहता है कि दिए गए पद्यांश को पहचान कर उसका संदर्भ लिखिए क्या है, तो आपको राइटर का नाम और लेसन का नाम पता होना चाहिए। कौन सा इसमें रस है, तो वियोग श्रृंगार, यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है। फिर इसके बाद आपसे प्रसंग भी पूछ सकते हैं, इसमें किस चीज़ के ऊपर चर्चा की गई, छंद कौन सा है, अलंकार इसमें कौन सा है और राधा जी क्यों दुखी है। इस तरीके से आपके 5 प्रश्न इस टॉपिक से बना दिए जाते हैं जिसका आंसर आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में करना होता है। आई होप मैंने अपनी भाषा में समझाने का इसको प्रयास किया, मीनिंग्स भी मैंने आपको बताई हुई है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने इसकी आंसर राइटिंग भी आपको नोट डाउन करके बताइए, आप उससे भी इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 विषय हिंदी। आज मैं आपको तीसरा पार्ट हिंदी में पवन दूत का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का पद्यांश में जो खंड आप लोगों के लगे हुए हैं उनका मैं आप लोगों को व्याख्या करके बताऊंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट ये 2009 और 6 में पूछी गई आपकी व्याख्या है और इम्पोर्टेंट भी है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो, ना तो सुंदरी को जो थोड़ी विश्रमित हो वह हो, गोदले श्रांति खोना, होठों की यूं कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलत यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। तो ये आपकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में यूपी बोर्ड में पूछी जा चुकी है। अब जब पेपर में ये व्याख्या आती है तो पाठ का नाम नहीं दिया होता है, आपको व्याख्या देखकर ही पाठ का नाम पहचानना होता है और राइटर का नाम पहचानना होता है। जैसे कि हम प्रश्न इससे आते हैं और पहला प्रश्न यही रहता है कि दिए गए पद्यांश में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ लिखने के लिए हमें पाठ को पहचानेंगे हम और जो राइटर है उसको पहचानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे इस व्याख्या का। तो संदर्भ में ये आपको मैंने लिख दिया है, पवन दूत का पाठ से लिया गया है जिसके जो रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूत का, तो ये पवन दूत का शीर्षक हुआ, इसलिए हमने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, लिखा हुआ है। शीर्षक कविता से उद्गृत है या लिया गया है। तो संदर्भ में हम पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखेंगे, ये मैं पहले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब जब प्रसंग हमें लिखना होता है तो प्रसंग का मतलब है कि जो व्याख्या दी गई है उसमें किस चीज के ऊपर चर्चा की गई है या किस बारे में बातचीत हुई है। तो प्रसंग में हमें वो लिखना होता है। तो देखिए क्या कहा गया है। राधा पवन को दूत का बनाकर कृष्ण के पास भेजते हुए कहती हैं कि उसे मार्ग में मिले पथिकों का, पथिक कहते हैं राहगीर को, उपकार करते हुए जाने की प्रेरणा देती हैं। मतलब राधा जो पवन है उसको संदेश देते हुए कहती हैं, वो उनको श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं पवन को, और पवन को वो क्या मानव मान रही हैं, तो इसलिए हम मानवीकरण अलंकार भी होगा। और वो श्री कृष्ण के पास भेजते हुए पवन को या हवा को समझाने का प्रयास करती हैं कि रास्ते में अगर तुम्हें कोई पथिक मिलता है तो उसके दुखों को तुम कम करती जाना, उनके दुखों को बढ़ाना नहीं। मीरा जी खुद दुखी हैं लेकिन उन्हें अपने से ज्यादा दुख की चिंता दूसरे पथिकों की है और यही यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। आइए पहले मैं व्याख्या अपने सरल शब्दों में आपको बताती हूँ, फिर एग्जाम में किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो, ना तू सुंदरी को। अब लज्जाशील कहते हैं जो स्त्री शर्माती है और पथिक कहते हैं राहगीर, यात्री या मुसाफिर। महिला आप लोग जानते ही हो। होने देना विकृत वसना को, विकृत कहते हैं अस्त व्यस्त, वसना कहते हैं वस्त्र को। अगर उसके वस्त्र इधर उधर हो या अस्त व्यस्त हो तो ना तो सुंदरी को। तो जो राधा है पवन को दूत का बनाकर कहने का प्रयास कर रही हैं कि जो राधिका हैं खुद भी ब्रह्मग्नि में जल रही हैं और पवन दूत का को संदेश देने के लिए श्री कृष्ण के पास भेजती हुई कहती हैं, हे पवन, यदि तुम्हें मार्ग में कोई लज्जावान स्त्री कहीं दिखाई देती है
तो तू उसके वस्त्रों को, विकृत वस्त्र न माने, विकृत मतलब अस्त व्यस्त वस्त्रों को, अगर मीनिंग चाहे तो आप लोग पेंसिल लेके नोट डाउन कर सकते हैं किताब सामने रखकर। विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, तो वो कहती हैं कि कोई स्त्री अगर तुम्हें मार्ग में दिखाई देती है, ऐसी लज्जावान स्त्री, तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, ठीक है। फिर आगे कहती हैं जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, ओठों की यूं कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। वो कह रही हैं कि अगर थोड़ी वो स्त्री कैसी, श्रमित जो स्त्री है वो थोड़ी भी अगर कैसी है, वो थकी हुई है, श्रांति का मतलब है थकी हुई है, थकान है उसको, अगर उस स्त्री को थोड़ी भी थकान है तो उसके ओठों और कमल के समान मुख पर जो भी मिलानताएं या दुख है उसको मिटाने का तुम हे पवन प्रयास करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। फिर वो कहती हैं हे पवन, तुम्हें कहीं खेत में, और ललना कहते हैं स्त्री को, किसी स्त्री, कोई स्त्री अगर तुम्हें खेत में दिखाई देती है, काम करती है, तो धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों और जो उसको दुख है उसको मिटाने का प्रयास करना, या वो थकी हुई है तो उसकी थकान को मिटाने का प्रयास करना। फिर आगे राधा जी कहती हैं जाता कोई जलत यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। फिर वो कह रही हैं जलत, जलत कहते हैं बादल को, और व्योम कहते हैं आकाश को। फिर वो कह रही हैं अगर कोई बादल किसी आकाश में जा रहा हो तो उस स्त्री के ऊपर छाया देकर उसे सुखी करना या सुखित एहसास कराना, तप्त उस भूतांगना को, तप्त कहते हैं गर्मी से, जो भूतांगना स्त्री जैसी वो परेशान है तो उसको शीतलता प्रदान करने का तुम कष्ट करना या उसको आराम पहुंचाना। तो मीरा, एक मिनट, मीराबाई नहीं, श्री कृष्ण को जो राधा हैं वो पवन को अपना संदेशा देते हुए उस मार्ग में जितने भी पथिक मिलते हैं उनके दुखों को भी हरने के लिए कहने का प्रयास कर रही हैं। आइए अब पेपर में किस तरीके से इसकी आंसर राइटिंग करेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले प्रश्न में हम संदर्भ लिखने का प्रयास करेंगे जो कि मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे, इसके बाद फिर व्याख्या करेंगे, और व्याख्या में हम देखेंगे किस तरीके से हम लिखना है। हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और जो मैंने आपको भी अर्थ बताने का प्रयास किया है उसमें कृष्ण की ब्रह अग्नि से जलती हुई राधा पवन दूत को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसे उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, यदि वह थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना, साथ ही उसके ओठों कमल के समान दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। मलिनता कहते हैं दुख को, दरिद्रता को। राधा पवन से यह भी कहती है कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना, साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता या ठंडक प्रदान करना और उसे आराम पहुंचाना। तो ये व्याख्या पहले मैंने अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया, फिर आपको अर्थ में इस तरीके से लिखना है तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। पहले आप जो व्याख्या प्रश्न पत्र में दी गई है उसको लिखेंगे, फिर जो मैंने लिखने का आपको तरीका बताया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, और जो मीनिंग बताई है उनको आप वीडियो देखकर लिख लेंगे। अब जब हम पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो कई प्रश्न आपसे काव्य सौंदर्य से भी पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं दिए गए पद्यांश में कौन सा रस है, दिए गए पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, दिए गए पद्यांश में अलंकार कौन सा है और शब्द शक्ति कौन सी है। तो मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप लोग इस एक वीडियो को देखकर कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में भाव पक्ष और कला पक्ष दो पक्ष लिए जाते हैं। तो भाव पक्ष में क्या फीलिंग है उसको, ठीक है, दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ब्रहणी राधा को दूसरों की पीड़ा के लिए व्यथित दिखाया। ब्रहणी कहते हैं किसी के ब्रह में तड़पने वाली कोई स्त्री, तो राधा जी कृष्ण के दूर जाने से ब्रह व्यथा से व्यथित हैं, इसलिए उनको ब्रहणी की संज्ञा दी गई है। दूसरों की पीड़ा से व्यथित, व्यथित कहते हैं दुखी होना, तो राधा को कैसा दुखी दिखाया गया है क्योंकि वो श्री कृष्ण से ब्रह से व्याकुल है। अब रस इसमें निश्चित बात है जब नायक नायिका में से दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते एक स्थान पे तो उसमें जो रस होगा वो वियोग श्रृंगार होगा। कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली है क्योंकि अध्यक्ष उपाध्याय खड़ी बोली का प्रयोग करते थे और वो खड़ी बोली के, ठीक है, प्रयोगकर्ता भी माने जाते हैं। छंद मद्दा कांता है, अलंकार रूपक मानवीकरण है, और यहाँ पे देखो रूपक और मानवीकरण इसलिए क्योंकि उन्होंने हवा को मानव की संज्ञा देने का प्रयास किया है। गुण प्रसाद है, जहाँ पे शांत प्रवृत्ति हो, ठीक है, तो वहाँ पे प्रसाद गुण का यूज किया जाता है, और शब्द शक्ति जो है वो अवधा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज एक व्याख्या देखी, और ये मैं 2025 का जो बोर्ड का पेपर होगा उसके अनुसार पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। और मैंने ये जो आदर्श उपाध्याय का पवन दूत का पढ़ा रही हूँ इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग क्रम से मैं पढ़ाती जाऊँगी, आप लोग वीडियो देखते जाएंगे, और मुझे आशा है जब रेगुलरिटी से आप लोग इसको देखेंगे तो 2025 की परीक्षा के लिए आप लोग बहुत अच्छी स्कोरिंग हिंदी में कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 विषय हिंदी। आज मैं जो आदर्श उपाध्याय हरिओत की व्याख्या पढ़ा रही थी यूपी बोर्ड 2024-25 के लिए, उसमें आज मैं इस लेसन से चौथी व्याख्या लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट व्याख्या है ये, अभी तक 2009, 8, 6, 4, 5, 2 और 1 में कई सन में पूछी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्या कौन सी है। तू देखेगी जलत तन को जा वही तदगता हो, होंगे लूण नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी,
मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति से सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फवीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती है, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। ये व्याख्या इंटर के बच्चों के लिए पेपर में कई बार आ चुकी है। अब इस व्याख्या से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा कर चुकी हूँ। सबसे पहले आपको व्याख्या पहचानी होगी कि किस लेसन से ली गई है और इसके राइटर कौन से हैं और पाठ का नाम क्या है। तो सबसे पहले हमें संदर्भ पता होना चाहिए। तो संदर्भ में देखिए क्या लिखते हैं, एक पाठ का संदर्भ आप तैयार कर लेंगे, वो संदर्भ सभी एक पाठ के जितनी भी व्याख्या आएंगी सब में वही वर्क करेगा। प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि मैं पदखंड में पढ़ा रही हूँ तो इसको पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक कविता से लिया गया है या उद्कृत है। तो संदर्भ भी सभी में एक ही चलेगा, जितने भी इनकी व्याख्या मैंने पढ़ाई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ की। तो ये पवन दूत का ही चौथा पार्ट है, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। और फिर प्रश्न पता होने चाहिए कि इस व्याख्या में किस चीज के ऊपर बात की गई है। तो देखिए, प्रस्तुत पद में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती हैं कि वो किस तरीके से श्री कृष्ण को पहचानेगी। तो सबसे पहले हम व्याख्या जो मैं लेकर आई हूँ उसका अपनी सिंपल भाषा में अर्थ समझाऊंगी। इसके बाद किस तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है या अभी आप किस तरीके से नोट्स बना के उसको नोट डाउन करना है वो मैं बताऊंगी। आइए देखते हैं। तू देखेगी जलत तन को जा वही तदगता हो। तो जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, मथुरा जाने पर तू देखेगी जलत तन को जा वही तदगता हो। तो वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तू श्री कृष्ण को बादलों के समान जो उनका श्यामवर्ण है या सांवला शरीर है उनको जब तू देखेगी तो उन्हीं में तू तल्लीन हो जाएगी। तदगता का मतलब है तल्लीन, जो मीनिंग गार्डियंस थी मैंने लिखी हुई है। तो राधा पवन से कहती हैं कि जब तू श्री कृष्ण के सांवले शरीर को जो बादलों के समान है उसको देखेगी तो तू उसी में तल्लीन हो जाएगी। होंगे लून नयन उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी। वो कहती है जब उनके सलोने आंखों को तुम जब देखेगी तो उनके जो सलोने नेत्र हैं उनसे प्रकाश बिखेरने लगेगा या प्रकाश बिखरता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। आगे मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति से सौम्यता की। उनकी जो सुंदर मुख है उसकी मुद्रा तुम्हें इस तरीके से प्रतीत होगी जैसे कोई मूर्ति और मूर्ति सुंदरता से दिखाई दे रही हो या कोई सौम्य मूर्ति, ठीक है, मूर्ति के समान कोई सौम्य व्यक्ति बैठा हुआ है। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। जब उनके वचनों को तू सुनेगी तो वो ऐसे लगेंगे, सुधा माने अमृत और सिक्त माने सींचे हुए, जो अमृत के समान सींचे गए हों। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता। और वो कहती हैं हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान श्यामला और कैसा है, कोमल है या शोभायमान है। तो वो कमल से उनके शरीर की तुलना करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण का जो श्यामला शरीर है वो नीले खिले हुए कमल के समान मनोरम है या सुंदर है। पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फवीला। वो कहती हैं जो पीला वस्त्र है, बसन माने वस्त्र, पीला जो वस्त्र है वो उसे कटी माने कमर, इसको भी लिख लो आप लोग, कमर में पहनते हैं। फवीला माने सुंदर या सजीला लगता है। श्री कृष्ण जो कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं वो उन पर बहुत ही सजीला या सुंदर लगता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती है। छोटी काली तो जो एक उनके मुख मुद्रा पर बालों से लटकी हुई एक लट है, अलग का मतलब है केश या एक लट है जो मुख की कांति को उनकी बढ़ाती है। क्या मतलब हुआ, जो उनकी मुख पर एक बालों की छूटी हुई लट है जो उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ाती है। कांति माने बढ़ाती है, सुंदरता को, कांति माने सुंदरता बढ़ाती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों का क्या मतलब हुआ, जो सौम्य शरीर पर वो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, या नवल माने नए, नए वस्त्र धारण किए हैं। सदवस्त्र माने अच्छे वस्त्र जो नए हैं और वो उनको तन पर धारण किए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसी प्रभा माने किरणें, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो ये मैंने आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया। 2-3 मीनिंग इसमें कठिन सी हैं जिनको आप लोग नोट डाउन कर लोगे। नोट डाउन करने के बाद अगर आप अर्थ निकालने का प्रयास करोगे तो इजीली इनका अर्थ आप लोग निकाल पाओगे। जैसे कि मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ इसको एक बार, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोग इसको रटने की बजाय अपनी भाषा में लिख पाए। राधा जी पवन से क्या कहती हैं, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता हो। वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जो बादलों के समान हैं और उनको जब तू देखेगी तो उन्हें देखते ही तू उसमें तल्लीन हो जाएगी या मतलब खो जाएगी। होंगे लूने नयन उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके जो सलोने नयन होंगे उनमें ऐसा लग रहा होगा तुझे कि कोई प्रकाश निकल रहा हो। मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति से सौम्यता की। उनकी सुंदर मुख की मुद्रा तुझे ऐसी लगेगी जैसे कोई सुंदर मूर्ति हो। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके द्वारा जो वचन बोले जा रहे हैं वो ऐसे लगेंगे, सुधा माने अमृत, जो अमृत के समान सींचे गए हों। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, और जो उनका श्यामला, श्यामलता माने श्यामला जो शरीर है वो ऐसा लगेगा जैसे नीले खिले हुए कमल के समान वो सुंदर हो। पीला प्यारा बसंत कटी में पहनते हैं फवीला। वो पीले रंग का जो वस्त्र है वो से कमर में पहनते, कटी माने कमर में पहनते हैं, जो उन पर बहुत ही सुंदर लगता है। फवीला माने सुंदर लगता है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, सुंदर लगता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती है। एक अलग माने केस
और एक काली छोटी जो केस है उनकी मुख की शोभा को और बढ़ाती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूर्ति सी प्रभा है। सदवस्तु माने जो अच्छे वस्त्र है, नवल माने नए, उनकी तन पर ऐसे लग रहे हैं जैसे प्रकाश की किरण, प्रभा माने प्रकाश की किरणें सी निकल रही हूँ। अब मैंने आपको 2 बार इसका अर्थ बताया सिंपल भाषा में। अब लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें इसको पहचान के इसका संदर्भ पता होना चाहिए, जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में प्रस्तुत पद में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती है। व्याख्या में राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्यामण वाले श्री कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी या उन्हीं में खो जाओगी। आगे उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। उनकी सुंदर सौमुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई मनोरम या मनोहर सौम्य मूर्ति हो। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। हे दूती, ये राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कह रही हैं। उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान सांवला और मनोरम है। वे कमर पर पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभायमान लगता है। उनके बालों से लटकी हुई एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं। आप काम सौंदर्य के तत्व भी हम देखेंगे इसमें क्या क्या लिखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है प्रश्न बना के। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष 2 चीजें लिखनी होती हैं। तो भाव पक्ष में यहाँ श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का सुंदर वर्णन किया, ये तो हमें पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। रस यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण जी अलग अलग है तो निश्चित बात है यहाँ वियोग श्रृंगार होगा। कला पक्ष में हम भाषा देखेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की भाषा आप एक तैयार कर लेंगे, खड़ी बोली है, और इनकी जितनी भी व्याख्या होंगी सब में आप खड़ी बोली ही लिखेंगे। छंद जो है वो मंदाकांतरा है, गुण प्रसाद है, और अलंकार उपमा अनुप्रास और रूपक है। शब्द शक्ति यहाँ पे अवधा है। इस तरीके से हमने कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों को देखने का प्रयास किया है। इंपॉर्टेंट व्याख्या है, कई बार परीक्षाओं में बोर्ड में पूछी जा चुकी है। आई होप आपको ये जो मैंने व्याख्या आज बताने का प्रयास किया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हर स्टूडेंट कक्षा 12 हिंदी पवन दूत का ये मैं व्याख्या आप लोगों को पढ़ा रही थी। आज मैं इस लेसन की लास्ट व्याख्या पर चर्चा करूंगी। ये 8 नंबर की व्याख्या इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है। तो व्याख्या देखकर हमें पहचानना होता है कि इस व्याख्या को किस पाठ से लिया गया, उसके राइटर कौन है, ये संदर्भ में हमें लिखना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ पूर्वत। पूर्वत का मतलब है कि मैं इसके पहले इस संदर्भ के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ या इसको लिखवा चुकी हूँ। तो संदर्भ जब हम लिखेंगे तो एक संदर्भ हम एक लेसन में तैयार कर लेंगे और उसी संदर्भ को हम सभी में नोट डाउन कर देंगे। जैसे कि संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक कविता से लिया गया है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ, तो वहां से आपने नोट डाउन किया होगा, तो आप संदर्भ में वही लिखेंगे। प्रसंग में इस व्याख्या में किसके बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में लिखा जाता है। तो प्रसंग में राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझा रही हैं कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका, मलिन कहते हैं उदास, उदास जो लतिका मतलब पेड़, और पेड़ के पीले पत्ते के माध्यम से उनके प्रिय को उनकी प्रेमिका की स्थिति का भान या आभास कैसे कराएगी। तो पवन को राधा जी संदेश देते हुए समझाती हैं कि तुम्हें किस तरीके से मेरे बारे में चर्चा श्री कृष्ण से करनी है कि मैं उनके विरह में किस तरीके से परेशान हूँ। तो ये जो दी गई है व्याख्या ये पढ़ते हैं। पहले मैं अपनी भाषा में इसको समझाऊंगी, फिर किस तरीके से नोट्स बनाने हैं उस पर चर्चा करूंगी। अब सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, आगे यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन यूं सूखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग्वल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से पोसता सा हमारा। तो ये व्याख्या पहचान के हमने संदर्भ देखा, संदर्भ के बाद हमने प्रसंग पर चर्चा की। अब व्याख्या हम किस तरीके से करेंगे, जो मीनिंग्स 1-2 कठिन है उसको मैं लिख दूंगी, बाकी के हम देखने का प्रयास करेंगे। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर सूखी जाती मलिन लतिका धरा में पड़ी हो तो पवन को वो कहाँ भेज रही, मथुरा भेज रही है। तो किस तरीके से हम करेंगे, राधा श्री कृष्ण के पास पवन को भेजते हुए कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर कहीं मुरझाई हुई मलिन लतिका, मलिन का मतलब उदास, या मुरझाई हुई लतिका मतलब बेल, ठीक है, धरा मतलब पृथ्वी पर पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो वो कह रही हैं कि जो मुरझाई हुई लतिका मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई है उसे श्री कृष्ण के पैरों में ले जाकर गिरा देना। फिर आगे यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, वंचिता का मतलब है अलग होना, यहाँ आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वंचिता का क्या मतलब है, अलग होना, ठीक है। तो जो पवन है उससे जो राधा जी हैं वो कह रही हैं कि इस प्रकार उनके सामने यह प्रकट कर देना, किसके सामने, श्री कृष्ण के सामने, प्रीति से वंचिता हो यह प्रकट कर देना कि अलग होना मेरा अति मलिन यूं सूखते नित्य जाना, कि मैं जब से आपसे अलग हुई हूँ तो मैं जो दिन प्रतिदिन सूखते जा रही हूँ और मैं उदास होती जा रही हूँ।
कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के त्रिगोल के सामने ला उसे ही। कोई पत्ता जो नवल माने नया, तरु माने पेड़, पीत माने पीला जो हो रहा हो। यदि कोई पत्ता तुम्हें ऐसा दिखाई दे जो पेड़ का हो और पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृगुगल के सामने लाओ से ही। तो जो प्यारे श्री कृष्ण जी हैं, दृग युगल जो आंखों के दो जोड़े हैं, दोनों आंखों के सामने श्री कृष्ण ने उसको ला देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, और धीरे धीरे संभाल के उस पत्ते को उनके सामने रख देना या उनकी आंखों के सामने रख देना और उन्हें यूं बताने का प्रयास करना, पीला होना प्रबल दुख से पोस्ता सा हमारा। तो पोस्ता का मतलब है पति से बिछड़ी हुई, ये भी आप मीनिंग लिख सकते हैं, पति से बिछड़ी हुई। तो पति से कौन बिछड़ी हुई है? राधा जी बिछड़ी हुई है श्री कृष्ण ने पति से बिछड़ी है। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण के सामने उस पीले पत्ते को इस प्रकार संभाल कर रख देना और उन्हें बताना कि एक बिछड़ी हुई स्त्री उनके दुख में किस तरीके से पीली या मलिन पड़ रही है। ये मैंने अपनी भाषा में बताने का प्रयास किया है। अब हम नोट्स किस तरीके से बनाएंगे, आइए चर्चा करते हैं। राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लता की तरह मुरझाकर सदा सूखते जा रही हूँ। यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रीतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना। प्रीतम कौन? श्री कृष्ण। और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री, पोस्ता मैंने बताया हुआ था, स्त्री के समान मैं भी नित्य पीड़ी पड़ती जा रही हूँ। अब काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं उनमें भाव पक्ष और कला पक्ष हम दोनों लिखते हैं। तो भाव पक्ष में हम देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी राधा ने अपनी शारीरिक दुर्बलता को बता, दुर्बलता मतलब कमजोरी बताने के लिए मलिन लता और पीले पत्ते का सहारा लिया है। ठीक है, मलिन मतलब उदास, लता माने बेल और पीले पत्ते आप लोग जानते हैं, सहारा लिया है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है, क्योंकि वो दोनों नायक नायिका बिछड़े हुए हैं। कला पक्ष में अयोध्या उपाध्याय की जो भाषा है वो खड़ी भाषा, इस सब में लिखना है आपको। अलंकार उपमा है, गुण प्रसाद है क्योंकि शांत रस की प्रतीति हो रही है यहाँ पे, और शब्द शक्ति है वो आविता है। तो इस तरीके से हमने जो इस लेसन की लास्ट व्याख्या थी उस पर चर्चा की है। अब जो अगला लेसन आप लोगों का लगा हुआ होगा उस पर मैं नई व्याख्या पे वीडियो लेकर आऊंगी। ये जो मैंने 5 व्याख्याएं आप लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ाई इन लोगों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे अगर आप लोग, तो पेपर के टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा और ज्यादा आपको खोजने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये व्याख्या 8 नंबर की आती है और मुझे लगता है ये पेपर में अच्छी स्कोरिंग करने में 2025 में आप लोगों की हेल्प जरूर करेगी। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी, आज मैं आप लोगों के साथ पवन दूत का लेसन में अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो पवन दूत का है उसमें मैं आपको 6वां जो व्याख्या है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला मिलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो ये व्याख्या आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो पाठ्य पुस्तक है 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसकी व्याख्या हमें पदखंड में कैसे करनी है और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और व्याख्या कितने नंबर की रहती है उस पर मैं आज विस्तार से चर्चा आप लोगों के साथ करूंगी। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखना था और ये प्रश्न आप लोगों का 2024 में पूछा गया था। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो मैंने 2 ही अंडरलाइन दी हुई, इनकी व्याख्या आपको करना है। आगे तीसरा, गा प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है, इसका आंसर आपको देना है। घा प्रश्न में श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। अगला, राधा पवन दूत से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। तो इस तरीके से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक का है। तो इस तरीके से 5 प्रश्न 10 नंबर के हुए। तो ये व्याख्या आपकी अच्छी स्कोरिंग करने वाली होती है और 10 अंक के प्रश्न आपको यहाँ से अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए विस्तार से सारे प्रश्नों का उत्तर देखते हैं, कैसे बोर्ड में हमें आंसर राइटिंग करनी होती है जिससे हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखना है, या इसको आप संदर्भ भी कह सकते हो। पिछले वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा इस चीज पर कर चुकी हूँ। आइए फिर से देखते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में जब हम लिखेंगे तो इसको पहचान के हमें पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आगे व्याख्या में देखेंगे इसका आंसर कैसे करेंगे। का उत्तर इस तरीके से डालेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक कविता से उद्गृत है या लिया गया है। तो पाठ का नाम हमें लिखना होगा और जो राइटर है उनका नाम लिखना होगा। इसमें हमें 2 अंक मिलते हैं इतना लिखने में। तो का के उत्तर में हमें संदर्भ, या इन्होंने इसमें पूछा है पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, तो हमने पाठ का नाम लिख दिया और कवि का नाम लिख दिया। तो ये 2 अंक हमें प्राप्त कराएगा ये आंसर राइटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए आपसे पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखांकित करके मैंने आपको दिखाई है ऐसे पेपर में आती है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो रेखांकित की व्याख्या में पहले मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझा देती हूँ, सिंपल भाषा में। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो इसमें जो राधा जी है और श्री कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं उनको छोड़कर, तो राधा जी उनके ग्रह वेदना में ये पवन दूत का को समझा रही हैं। पवन मतलब हवा को उन्होंने अपना दूत बना लिया है और समझा रही है कि वह श्री कृष्ण के पास जाकर जो वियोगिनी वाला राधिका है उनके दुख और संताप को उनके सामने चतुरता से व्यक्त करे।
आप व्याख्या में राधा जी क्या कह रही हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, वो कह रही है कोई प्यारा सा कुसुम माने फूल, कुमला मतलब कुमलाया हुआ, गेह मतलब घर में जो पड़ा हुआ है, कोई प्यारा सा जो फूल है वो कुमलाया हुआ घर में पड़ा हुआ है, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो जो प्यारे श्री कृष्ण भगवान है उनके चरणों पर उसको ले जाके डाल देना। किससे कह रही है वो, पवन दूत से कह रही है। यूं देना ही पवन बदला फूल सी एक बाला, मिलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। वो कहना चाहती है कि यूं देना है पवन को बदला, क्योंकि वो कह रही है पवन उनको ये बदला देना कि फूल से एक जो बाला है, बाला मतलब लड़की या बेगुनी बाला है, जो मिलान होकर या कुंडला कर आपके जो कमल चरण है उनको चूमना चाहती है, या आपकी ग्रह वेदना में वो दुखी है। यही जो यहाँ पे मैंने लाइनों का अर्थ आपको बताया है, यही आपको कॉपी में लिखना है। तो दूसरे आंसर में हम डालेंगे खा का उत्तर। वो खा के उत्तर में पहले हम प्रसंग लिखेंगे हेडिंग डाल के। प्रसंग का मतलब है कि यहाँ पे जो चर्चा की गई है वो किस विषय में की गई है। तो राधिका जी यहाँ पे पवन दूत को समझा रही हैं कि वह श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगिनी राधा के दुख और संताप को चतुरता के साथ व्यक्त करे या प्रकट करे। किसके सामने, श्री कृष्ण के सामने। अब व्याख्या देखेंगे। राधिका पवन से कहती है कि यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो, कुम्हलाया हुआ कहते हैं मुरझाया हुआ, तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रीतम के चरणों पर डाल देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। तो ये राधा जी इसको पवन दूत को संदेश दे रही हैं कि कोई कुम्हलाया हुआ पुष्प है सुंदर सा, उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रीतम के चरणों पर उसे डाल देना कि कोई फूल जैसी एक जो सुकोमल बाला है वो दुखी होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। तो दूसरे का आंसर जहां हम लिखेंगे तो 2 नंबर हमें इसमें गेन होंगे। अब इसमें हमें एक चीज याद रखनी होती है, पद्यांश वाली जो व्याख्या हम करते हैं उसमें हमें काव्यगत सौंदर्य और लिखना हो। काव्यगत सौंदर्य का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा दोहा है और कौन सी यहाँ पे भाषा है और कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, इन सबको मिला के ही कोई भी कविता बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो हम लिखेंगे, राधा ने संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश पहुंचाने का उपक्रम किया है। तो यहाँ पे राधा ने पवन दूत को, ठीक है, पवन दूत के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जो उनका मैसेज है उसको पहुंचाने का वो प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा खड़ी बोली है। तो अयोध्या से उपाध्याय का जब आप लोग साहित्यिक परिचय तैयार करते हैं तो उनकी भाषा खड़ी बोली है। अलंकार इसमें उपमा है और रस श्रृंगार रस है, क्योंकि श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार और संयुक्त श्रृंगार दोनों होते हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि राधा और श्री कृष्ण अलग अलग है, ये लिखा भी हुआ है। रस श्रृंगार का वियोग पक्ष। शब्द शक्ति अवधव लक्षण है, गुण प्रसाद है, ठीक है, क्योंकि शांत रस है। अब ये जो प्रश्न अगला दिया गया है क का उत्तर, तो इस प्रश्न को देखेंगे। गा में क्या पूछा गया है, गा प्रश्न में प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। तो गा का उत्तर लिखेंगे। गा के उत्तर में प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना कुम्हलाए हुए पुष्प से की है। कुम्हलाए हुए कहते हैं मुरझाए हुए पुष्प से की है। अब अगला प्रश्न जो है घा, घा का प्रश्न देखेंगे। घा में इन्होंने क्या पूछा है, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो व्याख्या में आपने देखा श्री कृष्ण के जो कमल रूपी चरण हैं उनको राधा जी चूमना चाहती हैं। तो घा का उत्तर देखेंगे। घा का कैसे लिखेंगे, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, आंसर भी बड़े आसानी से लिख जाते हैं अगर हमको व्याख्या समझ आ जाती है तो। अगला प्रश्न देखेंगे, राधा पवन दूत से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है। तो आप इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन, राधा पवन दूत से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि उनसे बिछुड़कर कोमलांगी राधा, कोमलांगी मतलब कोमल, राधिका फूल की तरह कुम्हला चुकी हैं या मुरझा चुकी हैं, वह तुमसे मिलकर तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है। तो इस तरीके से 5 प्रश्नों के आंसर आप आसानी से परीक्षा में कर सकते हैं और एक व्याख्या आपको 10 नंबर दिलाने का, ठीक है, उपक्रम करती है। और इसी तरीके से गद्यांश की व्याख्या होती है, वो भी 10 नंबर की आती है। और ऐसी संस्कृत की व्याख्या होती है जिसमें एक श्लोक का हमें अर्थ लिखना होता है और एक हमें गद्यांश का अर्थ लिखना। इस तरीके से 4 व्याख्याएं होती हैं और ये पेपर में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्रश्न होते हैं। तो इनको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, इनको हमें अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमें नंबर दिलाने का प्रयास करती है।